नमस्कार दोस्तों, सब कैसे हैं? मैं मोहम्मद करम, एक सीजी जर्नलिस्ट और लीड एसेट्स हूं। इस वीडियो में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सीजी का विलय करेंगे, क्योंकि आपको ये पसंद आया। बहुत सारे सवाल उठे, ये कैसे किया गया? मर्ज कैसे होता है? मैं कैसे पृष्ठभूमि बना सकता हूं? मैं कैसे ग्राफिक रख सकता हूं और पृष्ठभूमि के लिए उपयुक्त प्रकाश कैसे जोड़ सकता हूं ताकि यह उसके जैसा बने और छवि बेहद वास्तविक लगे? जब मैंने इस विषय पर कई सवालों का सामना किया, तो मैंने कहा कि मुझे इसे बनाना चाहिए। यह वीडियो ताकि सभी लोग इससे लाभ पा सकें। हम एक साइट के साथ शुरू करेंगे जिसे लियोनार्डो कहा जाता है, मिडजर्नी के समान, जो आपको प्रतिदिन 150 मुफ्त अंक देता है। इसके लिए YouTube पर एक ट्यूटोरियल है। अब हम AI छवि उत्पन्न के पास जाते हैं और फिर हम वो निर्देश लिखते हैं जिसे हम करना चाहते हैं। अब हम चित्र के लिए एक कहानी बनाने की शुरुआत करते हैं क्योंकि हमारी कल्पना में उपलब्ध इंटरनेट या पृष्ठभूमि का कोई अनुकूल नहीं है। और यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फायदा है क्योंकि यह हमें हमारी सभी आवश्यकताओं को प्रदान करता है। हम वो संपत्ति दिखाना चाहते हैं जो हमारी है। बिल्कुल, इसी तरह का HDRI मिलने के लिए इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और मैं इस पृष्ठभूमि को पूरी तरह ग्राफिक से बनाता हूं। ये काफी कठिन होता है, इसलिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फायदा उठाना चाहिए। इससे हम एक कौशल प्राप्त करेंगे, जो है लाइटिंग और कंपोजिंग। अब हम किसी छवि का चयन करेंगे और उसके ऊपर एक अपस्केलर बनाएंगे। अच्छा, यदि हम सोचते हैं कि यह छवि हमारे लिए परफेक्ट है, तो हम इसके रेजोल्यूशन को बढ़ाते हैं और फिर इसे डाउनलोड करते हैं। अब हम पृष्ठभूमि के निर्णय को लेंगे और सेटिंग्स में डालेंगे ताकि रेंडरिंग सही रूप से हो। एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें मुझे सेटिंग्स को समायोजित करना होता है और मौजूदा TX का उपयोग करते रहने के लिए टेक्सचर को बदलना होता है। ये रेंडर प्रक्रिया में सबसे अच्छा है क्योंकि आर्नोल्ड हर बार जब भी रेंडर करता है, तो इसे बदल देता है। और इस संशोधन के साथ वो कभी नहीं करता है, और रेंडरिंग तेज रहती है। अब मेरी सेटिंग्स और रिजोल्यूशन सेटिंग सेट है। अगला कदम है कि यहां से छवि चुनें, ताकि इसे व्यूपोर्ट में ऑब्जेक्ट के पीछे रखा जा सके। इस वीडियो में अब मूल चरण है कैमरा ग्राफिक्स को समायोजित करना। ये फिल्म के बहुत मिलती जुलती है। इसका क्या मतलब है? हमने छवि को व्यूपोर्ट पर अपलोड किया है और यह सेटिंग्स के अनुसार सामान्य रूप से कॉन्फ़िगर नहीं है। हम अंदर जाते हैं और छवि को संपादित करके उसे समरूप बनाते हैं, और अब ये कॉन्फ़िगर हो गई है। मैं चित्रों की गहराई को भी समायोजित करता हूं ताकि वस्तु मेरे सामने दिखाई दे। अब कैमरा का कोण, लेंस और सभी कैमरा सेटिंग्स को समायोजित किया जाएगा। हम कैमरा को समायोजित करने और एक योजना बनाने की शुरुआत करते हैं जिसमें क्षैतिज रेखाएं होती हैं। हम इन रेखाओं को हमारे लिए मार्गदर्शक के रूप में लेते हैं ताकि हमें क्षितिज रेखा को जानने के लिए प्रमाण की आवश्यकता हो।
क्योंकि इस सब को गतिबद्ध करने के लिए सबूत की आवश्यकता है। अन्य शॉट्स में प्रक्रिया को दोहराकर लेंस का प्रकार पता चलता है, ये बड़ी है या छोटी, क्योंकि यह परिप्रेक्ष्य नहीं है और यह क्या ऑर्थोग्राफिक दिखता है। हम 55 लेंस के साथ शुरू करेंगे क्योंकि कैमरा लेंस का आकार बड़ा होता है, तो नंबर बड़ा होता है, वो ज्यादा ऑर्थोग्राफिक होता है। इसका विवरण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि YouTube पर सभी प्रकार की लेंस की व्याख्या होती है। फिर हम कुछ और करते हैं, जिसमें कॉपी टेयर करते हैं, दो स्क्रीन्स को अलग करते हैं, जिनमें से एक मुख्य कैमरा है और दूसरा व्यूपोर्ट है। हम कैमरा पिवट भी सेट करते हैं। हम पिवट को खुद के पास रखते हैं और इसे कैमरा का लक्ष्य मानते हैं या इसे प्रोग्राम में पाए जाने वाले कैमरा लक्ष्य के समरूप मानते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं संदर्भ में विमान की ओर कैमरा करूंगा। सही, बाएं, और हम दूर होने लगेंगे। इस कारण हम कुछ भी करते समय नकली होने वाले ऑब्जेक्ट का प्रकार ग्राफिक्स में डालते हैं ताकि हमें शॉट में वास्तविक आयाम पता चल सके, ताकि हम कुछ भी न बनाएं। मुझे लगता है कि कैमरा लेंस सही नहीं है क्योंकि ग्राफिक प्लेन में एक लंबा चेहरा है और यह इसका सही नहीं होने का संकेत है। हमें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि लेंस बदलना और बढ़ाना चाहिए क्योंकि हमने पहले ही कह दिया है कि अगर हम लेंस को बड़ा करते हैं तो वह ऑर्थोग्राफिक में बदल जाता है और हमें लेंस के प्रकार और यह कैसे छवि पर प्रभाव डालते हैं, इसे जानना चाहिए। मुझे ये दिखाई देता है कि लेंस 85 होगा। बहुत अच्छी तरह से बड़े प्रतिशत में सेट होगा। ये समान आयाम नहीं है, लेकिन ये कोई समस्या नहीं है क्योंकि हमारा मॉडल प्रकार संदर्भ में नहीं है। यह महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि हम मॉडल नहीं बना रहे हैं, लेकिन हम एक बहुत करीबी कैमरा कोण पर काम कर रहे हैं। हाँ, ये 100% सटीक नहीं है, लेकिन ठीक है। अब हम सबसे महत्वपूर्ण चरण करेंगे, जो प्रकाश है। आपको इसे सीखने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करनी चाहिए।
यहाँ हम प्रकाश के दिशाओं की स्थानों, प्रकाश की रंगों और छायाओं की स्थितियों को जानेंगे, ताकि यह संदर्भ के समान दिखे, ताकि हमें अगले कदम को बचाने के लिए, जो है कंपोस्टिंग। इस कंपोस्टिंग चरण में एकमात्र बात है रंगों को समायोजित करना। हम इस कदम को तेज करेंगे क्योंकि इसमें कोई सुझाव और ट्रिक्स नहीं है। संगीत का आनंद लें। यहाँ हम सामग्री को संशोधित करेंगे, सभी सामग्रियों के लिए नहीं, लेकिन छोटी चीजों के लिए, ताकि वो चित्र में वास्तविक लगे। ठीक है, प्रकाश को ठीक से सेट कर लिया गया है, और अब हम सेटिंग्स को इस पूरे होने तक समायोजित कर रहे हैं। अब हम विवरण दिखाते हैं जब तक रेजोल्यूशन को दोगुना नहीं कर देते, क्योंकि हम टेक्सचर के साथ मॉडल दिखा रहे हैं। अब हम रेंडर को EXR फाइल के रूप में सहेजेंगे और फोटोशॉप में जाकर कंपोस्टिंग करेंगे और छवि और रेंडर को जोड़ेंगे। अब हम उनमें सबसे महत्वपूर्ण कदम में प्रवेश करते हैं, जो विलयकरण प्रक्रिया है। हम फोटोशॉप में प्रवेश करते हैं, रेंडर सेट करते हैं, EXR छवि सेटिंग्स पर जाते हैं, और इसे 32 बिट से 16 बिट में बदलते हैं, जब तक इसे संशोधित किया जाता है और फिल्टर जोड़े जाते हैं। आइए शुरू करें। बिल्कुल, तय किया गया है कि निर्णय उच्च है। बिल्कुल, क्योंकि हमने आकार को दोगुना कर दिया है।
लेकिन यहां हम इसे आधे से कम करेंगे और यह टेक्सचर की गुणवत्ता और टेक्सचर की विवरण दिखाता है। हम दाईं और बाईं को समरूप करने लगते हैं जब तक माया में एक ही रेंडरिंग न हो जाए ताकि कोई अंतर न हो। अब आपको एक फिल्टर डालना है जिसे रंग संतुलन कहा जाता है और छायाएं, हाइलाइट्स और मिडटोन्स को समायोजित करें। हमें तीनों को साथ में समायोजित करना होगा और अक्सर बार समय को समायोजित करने का प्रयास करें और रंगों के मामले में शूटिंग के समान डिग्री तक पहुंचने का प्रयास करें। अगला कदम है सैचुरेशन डाउनलोड करना। यह एक और फिल्टर है। और सही है। हम क्लिक करने वाले बॉक्स के लिए क्योंकि यह परतों पर प्रभाव डालता है जो नीचे है ताकि यह पूरी छवियों पर प्रभाव नहीं डाले। हमें केवल रेंडर पर प्रभाव डालना है। ठीक है, रंग को निश्चित कर दिया है। आपने एक और फिल्टर डाला है जिसे ब्राइटनेस कहा जाता है। इसे वास्तव में सेट किया हुआ है। ये सबसे अच्छा कदम है। मर्ज करने की इस कदम से आपको ऐसा लगता है कि आप पूरी फोटो तैयार कर रहे हैं। ब्लैक और व्हाइट जोड़ें और यह बहुत महत्वपूर्ण है और हम इसे पूरी फोटो पर करते हैं। क्यों? क्योंकि यह चित्र में काले और सफेद को दिखाता है जिसे रेंडर के साथ तुलना किया जाता है ताकि काले और सफेद को एक साथ लाया जा सके ताकि मर्जिंग वास्तविक हो। काले और सफेद को नियंत्रित करने के लिए हम इसके नीचे एक स्तर फिल्टर डालते हैं। इस फिल्टर को समायोजित करने के बाद यह मुझे गहराई देता है और फिर हम एक और फिल्टर डालते हैं ताकि मर्जिंग प्रक्रिया सटीक हो। ठीक है, रंगों को समायोजित करने के बाद इस आदमी को रेंडर से मिटा दिया जाता है ताकि प्लेन आदमी के पीछे दिखाई दे और उसे और गहराई और वास्तविकता दी जा सके।
अब पृष्ठभूमि को साफ किया जाता है जो रेंडर के पीछे दिखती है, जैसे मौजूदा विमान और अन्य चीजें। अब विमान के और विमान के पीछे धुआं की एक परत जोड़े ताकि यह बेहतर दिखाई दे। अब हम हर लेयर को मर्ज करेंगे जब तक नॉइस फिल्टर जोड़ा नहीं जाता है। क्योंकि पिछले में शोर होता है, इस शोर को ठीक तरीके से मर्ज किया जाना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि पैर पर और जमीन पर शोर है और रेंडर साफ है,
तो उसमें शोर नहीं है और यह वास्तविक नहीं है, तो काम करना चाहिए। ये कदम इसे और वास्तविक बनाता है। अब आवाज जोड़ने के बाद हम रेंडर, पृष्ठभूमि और सभी लेयर्स को मर्ज करते हैं और हम बहुत महत्वपूर्ण फिल्टर जोड़ते हैं जिसे कैमरा रॉ कहा जाता है। ये चित्र के रंग, प्रकाश और छवि की सामान्य धारा के संदर्भ में पूरी पृष्ठभूमि को समायोजित करता है। खुद ही सभी को प्रयास करें जब तक आपके लिए सर्वश्रेष्ठ परिणाम नहीं मिलता है।
देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से कोई जानकारी मिली होगी। अगर आपको कोई समस्या आती है तो चिंता न करें, मुझसे तुरंत संपर्क करें। फिर से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।